Hello everyone, welcome again. This is your fifth session of Introduction to Financial Planning. Again, we'll be continuing with the same topic, that would be time value of money. As per the schedule, पिछली बार आपको जो भी sums दिए गए हैं, I think you must have practiced it. अगर नहीं किए हैं, so you might have a problem in this session. Okay. Going ahead with the concept, few other questions that you need to practice. This is slightly a typical one, right? Try and solve it. The sum is, a person called Mitesh, aged 25, plans to retire at 55. So here is your first step. From today, you have 30 years, but you can say that years are accumulation years. है ना? ये 30 years में आपको जितना भी इकट्ठा करना है, जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप उस तरह से प्लान करें. So you have 30 years to accumulate your wealth. His life expectancy is 75. So आप ये 30 years में जो भी accumulate करेंगे, उसको retirement के बाद next 20 years तक चलाना है. So ये this is a practical life case. But जब यही practical life case का हम solution निकालेंगे, planning करेंगे, तब कैलकुलेशन थोड़े से रिवर्स मोड में जाएंगे, है ना? हम पहले ये सोचेंगे कि ये 55 साल से 75 साल के बीच जो 20 इयर्स का गैप है, वो 20 इयर्स सर्वाइव करने के लिए उसको 55 इयर्स पे कितना कॉर्पस चाहिए होगा. और वहां से हम रिवर्स में आएंगे कि अगर 55 इयर्स तक आपको इतना कॉर्पस अक्यूमुलेट करना है, तो आज से कितना सेव करना पड़ेगा. Is it fine? है ना? ठीक है. He estimates no reduction in his expenses post retirement. अब इसका क्या मतलब हुआ? आज वो जो लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है. That means you have to give some adjustments for inflation, है ना? क्योंकि आज उसका अगर कोई एक्सपेंडिचर है और अगर वो सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है, तो उसके एक्सपेंडिचर एज पर द इन्फ्लेशन रेट आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है. If interest rate is expected to be 8.5% and inflation is 5% per annum, estimate how much will he have to save per annum in order to achieve his target, provided he does not wish to leave an estate. इसका मतलब वो जो भी कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है उसने, 75 years के बाद उसमें 0 रुपया होना चाहिए. That means you are withdrawing in such a way after 55 years till 75 years that at the end of your 75 years of age, there will be 0 rupee in your account. ठीक है, ये डिफॉल्ट मोड है. अगर ऐसा बोला जाए कि आपको कुछ अमाउंट की एस्टेट भी छोड़नी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. दिस इज नॉर्मल केस. ठीक है. हालांकि 2013 के बाद आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं. बट व्हाई आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस दिस सम्स इज कंसेप्ट्स. अगर इसके कंसेप्ट्स आपको समझ आ गए, देन यू विल बी फाइन सॉल्विंग ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम क्लास में अभी लेंगे. ये क्वेश्चंस करने के बाद हम FPSB इंडिया के जो सैम्पल पेपर्स हैं, जो FPSB इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे हैं, नाउ आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कंप्रहेंसिव पूछा जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के मॉड्यूल में पूछा जाएगा,
है ना, because the time value of consisting some amount of weightage in IFP also. I'll be briefing you about time value of money. So introduction to financial planning का जो 30% का part है, sorry 20% का part है, consisting 30 marks. Yeah. So वो 30 marks में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि ये जो क्वेश्चंस है वैसे ही पूछे जाएंगे, पर यहाँ पर ये सम्स करते हुए अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, then I don't find any difficulty that you are not capable of solving questions in the exam. ठीक है? That's difficult to assume that you won't be able to clear the sums given in the exam. All right. Assume investments are made at the beginning. अब 2013 के बाद ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा. मैंने previous lectures में आपको बोल रखा है कि now the default mode is begin except EMI. Because EMI by default is on the end mode, है ना. उसके अलावा by default it's on a begin mode. Exceptional cases में आपको कहीं पे hint दी जाएगी, वो hint आपको कैच करनी है. मैंने सैम्पल पेपर्स में से एक दो क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि देखो इनडायरेक्टली ये आपको बोला गया है कि दिस इज एंड मोड इन्वेस्टमेंट्स, है ना. सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ. अगेन यू हैव टू ड्रॉ टाइमलाइन. अगर टाइमलाइन नहीं ड्रॉ की तो मर जाओगे. ठीक है. सो योर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन, है ना. सबसे पहले टाइमलाइन ड्रॉ करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन आप खुद करेंगे. देन आई विल शो यू द कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा का समय दिया हुआ है. सो आई अज्यूम कि आप ये क्वेश्चन 5 मिनट से ज़्यादा समय में नहीं करोगे. 5 minutes is the time limit for you to solve this question. ठीक है, after I complete the timeline. ठीक है, let's see. This is today. Okay. What is his current expenditure? 2,50,000. So today's value is, today the age is 25, retirement is 55, and life expectancy is 75. This is how you draw your timeline. Is it fine? Yeah. All right. Now, ये जो आपको बोला गया है, ये लाइन, this says that whatever you do, you have to consider inflation. ठीक है ना. So your step 1, what is that? अगर आज 2,50,000 का अगर आपका एक्सपेंडिचर है, then what would be the expenditure in the very first month here? Is it fine? So your first step is 2,50,000 की वैल्यू 55 years पे क्या होगी with the help of inflation rate. आप यहां पर समझ जाओ, ये आपकी पीवी हो जाएगी. n 30 years, हाँ, n per whatever, right? That would be 30 years. 30 rate would be the inflation rate given as 5%. All right. So that would be the first step. So यहाँ पर आपकी जो FP आएगी, that is the amount that you will require in the very first month of your retirement. Is it fine? अब ये very first month में आपने amount ले ली, तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, होगी ना. हर महीने आपको पैसे चाहिए होंगे. तो अगर हर महीने आपको पैसे चाहिए, then this FP will become your PMT, because now it becomes annuity. Is it fine? ठीक है, ये आपकी PMT बन गई. अब क्योंकि एनुअल है तो n पर भी नंबर ऑफ ईयर्स में आएगा. सो 55 और 75 के बीच का गैप वुड बी योर n पर.
नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हम लोग रिवर्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले क्या आएगा, आज से आप कुछ पैसे बचाना शुरू कर रहे हो जो आपके रिटायरमेंट एज पे एक कॉर्पस बन के बैठेगा. लेट्स अज्यूम कि आप अभी से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कॉर्पस 1 करोड़ बना. ठीक है, तो जब आप 55 इयर्स के होंगे तब आपके पास 1 करोड़ रुपीस होंगे. होगा क्या, ये 1 करोड़ रुपए को आप कहीं पे जाके इन्वेस्ट करोगे. अब आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया वहां से आपको कुछ रिटर्न मिलेगा. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स से आपने बैंक में इन्वेस्ट किया और बैंक आपको 9% रिटर्न दे रहा है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू विल बी रिसीविंग ऑन योर कॉर्पस, है ना, क्योंकि कॉर्पस घर पे नहीं रखोगे, कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाके आप इन्वेस्ट करोगे और वो कॉर्पस पे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा. एट द सेम टाइम ये जो आपने एफपी निकाली वो तो एक्सपेंडिचर है फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में आपने जो एक्सपेंडिचर के लिए पैसे विड्रॉ करिए, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन आप ज्यादा पैसे विड्रॉ करेंगे, बिकॉज इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स को इन्फ्लेशन नहीं लगता, राइट. सो या 55 इयर्स के बाद, मतलब 55 इयर्स पे आपने जो अमाउंट विड्रॉ करी, 56th ईयर पे आप उससे ज्यादा ही अमाउंट विड्रॉ करेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन. इज इट फाइन? तो अगर आप देखें तो ये कॉर्पस पे आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, या कॉर्पस जो बना है वो कॉर्पस पे आप जो विड्रॉल कर रहे हैं उस पे इन्फ्लेशन लग रहा है. इज इट फाइन? अब मैंने क्योंकि आपको सबसे पहले सेशन में बता दिया था कि जब भी रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट आती है, टेक रियल रेट ऑफ रिटर्न. Whatever I have explained till now, that's the logic why you should use the real rate of return in step number 2. ठीक है? So यहां पर your FP will become PMT, क्योंकि यहां पर आपको जो एक्सपेंडिचर दिया गया है वो एनुअल बेसिस पे दिया गया है, तो आपको और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपका एन पर वुड बी नंबर ऑफ ईयर्स, रेट वुड बी real rate of return, correct, and with this data you need to find out the present value, है ना. So आप क्या कर रहे हो, यहां पर जो आपको एन्यूटी मिलती रहेगी वो एन्यूटी अगर आपको चाहिए तो आपको 55 इयर्स पे कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा. That's your question. We'll call this PV as corpus. This is the corpus that you need to accumulate to get regular income in your retirement. Is it fine? So this is reverse calculation. This is step number 2. If this is okay, we can go ahead. All right. अब आपको यहाँ पर पीवी मिल गई, आपको कॉर्पस मिल गया. अब आपको समझ आ गया कि आज से इतने पैसे आपको जमा करने हैं. सो नाउ दिस पीवी will become your FV. Is it fine? This PV becomes your FV. ये FV जो बनी उसके लिए आपको ढूंढना क्या है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट ढूंढना है. सो यू हैव टू फाइंड आउट PMT is your question. Again, क्या लिखा है, what he needs to save per annum. So again, you don't have to modify any kind of data to convert that into month या quarter या whatever, right?
the question is asked on the basis of per annum investments. So कोई adjustment की ज़रूरत नहीं है. Again, n per would be the number of years. अब आज आप जो भी investment करेंगे उस पे आपको क्या मिलेगा? Rate of return. ठीक है ना? So again in step number 3, rate would be ROR, the rate of return. Is it fine? This is a typical timeline. अब यहाँ पर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है एग्जामिनर कर सकता है, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एज फार एज द CFP इज कंसर्न, अगर इतना टाइमलाइन ड्रॉ करना आ गया, इतना डेटा इंटरप्रेट करना आ गया, इतना समझ आ गया, then I don't find that you face any kind of difficulty in the exam. Right? So now I'll give you 5 minutes and you have to solve this sum quickly. I'll just rub this ROR so that you can get the data correct. Okay. मारा हिसाब है तो जाए. I suppose you must have drawn the timeline. I'll rub the timeline now. It's not charging.